Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 10 जून 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ़ ऑफ ओमान को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, जिसको हम लोग पीएनजीआरबी के नाम से भी जानते हैं, ये पहला रेगुलेटरी बोर्ड है जिसको भारत सरकार ने सेटअप किया है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो इस पीएनजीआरबी का मेन टास्क है वो ये है कि जो हमारे गैस है, गैस के लिए एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को इंश्योर करना। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि पीएनजीआरबी जो ये हमारा रेगुलेटरी बोर्ड है, इसके जो भी डिसीजंस होते हैं, इस डिसीजन के अगेंस्ट में जो अपील होती है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में दी जाती है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए नीचे सही ऑप्शन चूज़ करना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए बोलता है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में हम लोग एक करेक्ट आंसर का जो डिस्कशन है वो भी करने वाले हैं। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी 28 मई को यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है 2023 का वो कंडक्ट किया गया। और आपको ये भी पता होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में 2 एग्जामिनेशंस होते हैं, जीएस पेपर नंबर 1 और जीएस पेपर नंबर 2। जो जीएस पेपर नंबर 2 वाला एग्ज़ाम है वो बेसिकली हमारा सीसेट का एग्ज़ाम है, जहाँ पर आपसे जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, उसके अलावा जो मैथ्स है, उसके बाद रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें सीसेट के अंदर पूछी जाती हैं। लेकिन सीसेट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब 200 मार्क्स का वो पेपर होता है सीसेट का, उसमें से 33% आपने केवल और केवल मार्क्स गेन करने पड़ते हैं। यानी कि 200 में से लगभग एक अंदाज़ा बताएं तो 66.67% के आसपास आपको ये जो मार्क्स है, मतलब 200 में से 66.67 नंबर चाहिए। इतने नंबर आ रहे हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर जाओगे। जो मेरिट बनती है, ठीक है, यानी कि जो कट ऑफ जाता है वो बेसिकली जीएस पेपर नंबर 1 के बेसिस पर जाता है, जो आपका मेन प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन के तौर पर काउंट किया जाता है, जिसमें आपका करंट इश्यूज़ और बाकी सारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बात यहाँ पर यह है कि 28 मई का जो एग्जामिनेशन हुआ था अब की बार का, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बाकी सारे एग्ज़ाम से कंपैरिजन में। यानी कि पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स यूपीएससी ने कंडक्ट करवाए वहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट अब की बार का पेपर देखने को मिला है। ऑप्शंस वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए गए, पूरे नेचर जो है जो पेपर का है वो पूरा बदल दिया गया। और एज इट इज़ बिल्कुल सिमिलर कंडीशन सीसेट में देखने को मिली है। सीसेट के अंदर में जो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर यहाँ पे नज़र आया है, जिसकी वजह से कुछ जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं यूपीएससी के वो पहुँच चुके हैं कोर्ट में। और कोर्ट कौन सा, सीएटी वाला कोर्ट। सीएटी मतलब क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इसको बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी भी है एग्जामिनेशन के लिए भी। इसको लेकर पहले सवाल भी बन चुका है, मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। अभी पूरा ये मामला क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो सीएटी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में पहुंच गए हैं और वहां पे जाकर इनका कहना है कि देखो दो चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं। दो चीज़ों को लेकर क्या बोला गया है कि भैया कोर्ट जो है वो यूपीएससी को ऑर्डर दे, और पहली चीज़ तो ये कहे कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ अब की बार कम किया जाए सीसेट एग्जाम का। जैसा आप देख पाओगे जो ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल हैं वो अभी कल से पब्लिश हो रहे हैं, 20 घंटे, 14 घंटे, 23 घंटे पहले के सारे आर्टिकल्स आपको नजर आएंगे। तो बोला ये क्या है कि मांग ये की जा रही है कि जो कट ऑफ है वो अब की बार का सीसेट का जो 33% जाता है ना,
उस 33% को कम करके 23% कर दो, 23% कर दो, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा था इस वजह से। ये पहली बात यहाँ पे बोली जा रही है यूपीएससी के कैंडिडेट्स के थ्रू। सेकंड बात यहाँ पे जो रखी जा रही है ट्राइब्यूनल के आगे, वो क्या है, वो ये है कि या फिर इस सीसेट के एग्ज़ाम को वापस से रीकंडक्ट करवाया जाए, री एग्जामिनेशन किया जाए। ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ है सीसेट का वो कैंसिल कर दो, इस वाले एग्ज़ाम को सीसेट को बस खाली दोबारा किया जाए, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है, ये जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है ना, ये ट्राइब्यूनल होता क्या है? क्या ये कैंडिडेट्स कोर्ट नहीं जा सकते थे? देखो, जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर भी जाया जा सकता था, बट कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे केसेस पेंडिंग है, तो उसकी वजह से बर्डन उनके ऊपर में ज़्यादा है। तो उसी कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि बर्डन कोर्ट के ऊपर ज़्यादा है, उसी वजह से ट्राइब्यूनल बनाए गए थे। तो ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ये काम कोर्ट की तरह ही करता है, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने ट्राइब्यूनल का टॉपिक कई बार आपको पढ़ा है वीडियोस के अंदर में। तो कोर्ट की तरह ही ये मेजरली काम करता है। अब है क्या, यहाँ पे ये मामला पहुँचा है, अब इसने ऑर्डर दिया यूपीएससी को कि भैया यहाँ ये जो चीज़ें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अब बात वो है कि हम आगे देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो दो मेन चीज़ें क्या शर्तें रखी गई हैं मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ को 33 से 33% कर दिया जाए। दूसरी चीज़, या तो फिर सीसेट का जो एग्जामिनेशन है इसको वापस से रिकंडक्ट किया जाए। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत सारे आर्टिकल्स में पब्लिश किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो कैट है यानी कि जो ट्राइब्यूनल है, इसने ये जो रिलीफ देने का काम है, यानी कि जो ये यूपीएससी सीसेट 2023 के अगेंस्ट में पिटीशन जो जारी किया जा रहा है, इस पिटीशन के अगेंस्ट में कुछ ज़्यादा आराम दिया नहीं है अभी तक। मतलब जो ये मामला है अभी तक ऐसा लग रहा है एज इट इज़ चलने वाला है, और ऐसे ही यहाँ पे प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अभी रिलीफ मिला नहीं है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, लेकिन मामला क्या चल रहा है वो आपने समझ लिया। उसके अलावा आपको पता होगा जो सीसेट है वो 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और 2012 में जब सीसेट लेकर आया गया था तो उसके बाद काफ़ी बवाल मच गया था, प्रोटेस्ट होने लगा था। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये था कि पहले ना दोनों पेपर के बेसिस पर ही मेरिट बनती थी, यानी कि 200 मार्क्स में से यहाँ पर भी सीसेट में भी आपको ज़्यादा मार्क्स लाने थे, और ऊपर प्रीलिम्स वाला जो पेपर है ना, मतलब जीएस पेपर 1 है, वहाँ पर भी आपको 200 में से पूरे मार्क्स लेके आने पड़ते थे। दोनों के पेपर के मार्क्स से काउंट हुआ करते थे 2012 में। लेकिन 2015 के अंदर में ये चेंजेस करा गया, और 2015 में सीसेट को क्वालिफाई बनाया गया, क्योंकि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले यहाँ पर स्टूडेंट्स थे और कई सारे और भी लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि देखो, जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स हैं, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे, आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं, वो यहाँ पर सीसेट को फोड़ रहे थे बहुत आराम से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स लाकर, वो बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर भी नहीं था उस समय पर, ज़्यादा मार्क्स ला के मेरिट बन रही थी। तो उस चीज़ के बेसिस पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे ये जो मामला है, इस सीसेट को बेसिकली क्वालिफाइंग बनाया गया। 33% आज यहाँ पे आपको केवल और केवल पाने पड़ते हैं, लेकिन आज वो 2023 का पेपर देखकर ऐसा लगा कि वो 33% आना भी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि बोला ये जा रहा है कि मतलब जो भी कैंडिडेट है ना, जिन्होंने ये अपील की है इस चीज़ को लेकर, एक पिटीशन डाला है सीसेट एग्जामिनेशन के ख़िलाफ़ में, उसमें ये बोला गया है कि जो ये पेपर हुआ है, ये पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैट की तरह है, जो कैट का एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो आईआईटी जेईई का एग्जामिनेशन है, उस लेवल का यहाँ पे इन्होंने मैथ्स तैयार किया है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। जबकि यूपीएससी का सिलेबस अगर आप उठाकर देखते हो, चाहे यूपीएससी की वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सीसेट को केवल डिज़ाइन किया गया है टू टेस्ट द जनरल एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट्स। जो एक कैंडिडेट है उसका मेन जनरल एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए, उसकी एबिलिटी क्या है कि वो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रहेंशन के, लॉजिकल रीजनिंग के, वो सॉल्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है ऑलरेडी कि जो मैथ्स वगैरह आएगी वो आपकी क्लास 10th लेवल की आएगी। क्लास 10th के ऊपर का यहाँ पर आपसे मैथ्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब की बार का जो एग्जामिनेशन है वो कुछ और अलग निकल कर आया। इसके बेसिस पर इस पिटीशन में भी बोला गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भेदभाव है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में इतने रिसोर्सेस नहीं है, वो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड जो है काफ़ी मैथ्स का स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, वो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पे ये अगर होता है, एक बच्चा अगर सीसेट से रह जाता है जबकि सीसेट क्वालिफाइंग है नेचर में, तब ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए जो ये कह सकते हो अपील है, वो अभी की जा रही है। और ये वैसे भी रियलिटी है कि अब की बार का सीसेट का एग्जामिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल हो गया। काफ़ी सारे लोगों का जो जीएस पेपर नंबर 1 है ना, जो इस चैनल से पढ़ते हैं, काफ़ी सारे लोग पढ़े हुए हैं, उनका भी यहाँ पे कमेंट देखे कई बार मैंने कि उनका पेपर 1 क्लियर हो रहा है लेकिन पेपर 2 में सीसेट में रह जा रहे हैं। और सीसेट क्वालिफाइंग है नेचर में, उसके बाद रह जाना थोड़ा बहुत यहाँ पर दुख होता है और प्रॉब्लमेटिक भी लगता है। अब एग्जैक्टली होगा क्या ना,
होगा ये, लोग सी सेट की अलग से कोचिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। अब सी सेट अलग से यहाँ पर एक सब्जेक्ट बन गया, उसको अलग से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उस पर अलग से टाइम देना पड़ेगा इस पेपर की वजह से। खैर, जो हमारा यूपीएससी का एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न ही मैटर करता है। देखा जाएगा कि नेक्स्ट जो पैटर्न होने वाला है वो कैसा होने वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। लेकिन दोस्तों अभी मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी ना एक छोटा सा पॉइंट है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिस ट्राइब्यूनल में यहाँ पर ये पिटीशन डाला गया है उसकी ट्राइब्यूनल की हम बात कर रहे हैं। ट्राइब्यूनल होता क्या है? बेसिकली ये हमारे कोर्ट की तरह ही होता है, जैसे हमारे बाकी सारे कोर्ट्स होते हैं, न्यायालय होता है। ठीक है, बस कोर्ट के ऊपर बर्डन ज़्यादा है, तो उस बर्डन को कम करने के लिए ट्राइब्यूनल बनाए गए कि आप यहाँ पे अपने केसेस को देख सकते हो। अब ये वाला जो खासकर ट्राइब्यूनल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट वाला, इसको बनाया गया है अंडर द आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 323 के तहत यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ध्यान रखना, इस ट्राइब्यूनल का मेन काम क्या है कि जो पब्लिक सर्विसेज, हमारी जो बॉडीज़ हैं, पब्लिक सर्विसेज के अंदर में जो एक पर्सन का रिक्रूटमेंट है उसको अपॉइंट किया जा रहा है, उस रिस्पेक्ट में कोई कंप्लेंट वगैरह है तो उस कंप्लेंट की सुनवाई करने का काम करता है ये कैट। तो इस कैट के लिए जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट को पास किया था 1985 में। तो ये जो पूरा एक्ट यहाँ पे पार्लियामेंट ने पास किया था, इस कानून के माध्यम से हमारे केंद्र सरकार के पास में पावर आती है कि वो केंद्र सरकार इस प्रकार का एक ट्राइब्यूनल बना सकती है, एक सेटअप कर सकती है। उसके अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को भी सेटअप कर सकती है। ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट ने बेसिकली एक नया चैप्टर ओपन कर दिया, जहाँ पर मान लो पब्लिक सर्वेंट्स को लेकर कोई अगर कंप्लेंट है, पब्लिक सर्वेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी प्रॉब्लम की सुनवाई जल्दी हो सके और ज़्यादा खर्चा भी ना हो और कम समय में उनको जस्टिस मिल जाए। तो उसके लिए यहाँ पर इस प्रकार का जो ट्राइब्यूनल है वो सेटअप किया गया था। जो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, कैट है, इसको राजीव गांधी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में सेटअप किया गया था। नहीं, उस समय पर प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी थे। इस कैट के अंदर में लगभग 19 बेंचेस है, 19 बेंच आपको देखने को मिल जाएंगी पूरे हमारे देश भर में। मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता ही चुका हूँ कि देखो एक स्पेशलिस्ट बॉडी है इसके अंदर, यानी इस बॉडी के अंदर में, कैट के अंदर में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ट्राइब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी होते हैं और जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं। सभी मेंबर्स आपको देखने को मिल पाएंगे। अपनी स्पेशल नॉलेज की बेसिस के ऊपर यहाँ पर उनको हायर किया जाता है, जो कि बहुत जल्दी से कम समय में और एक अच्छा जस्टिस जो है लोगों को दे पाएँ। और इस बॉडी के चेयरमैन या फिर एक रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट, वो यहाँ पर इस बॉडी को हेड कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बॉडी का चेयरमैन या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ये चीज़ें दोबारा रिपीट करनी पड़ती हैं बार बार, ताकि दिमाग में अच्छे से यहाँ पर बैठ जाएं। उसके अलावा ये जो ट्राइब्यूनल है, ये ट्राइब्यूनल गाइड किया जाता है कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर। ठीक है, ये कुछ इतना मेन काम का नहीं है, लेकिन आप ये देखोगे अंडर द सेक्शन 17 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, जो हमारा ट्राइब्यूनल को लेकर पूरा एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985, इसका सेक्शन 17 को जब आप देखते हो तो वहाँ पर मेंशन किया गया है जो ये ट्राइब्यूनल है ना, इसके पास में जो सारी पावर्स होंगी वो हाई कोर्ट की तरह होंगी। जैसे हाई कोर्ट के पास में पावर्स होती हैं ना, वो उसी प्रकार की पावर्स यहाँ पे हमारे इन ट्राइब्यूनल के पास में होंगी। उसके अलावा जो इस ट्राइब्यूनल के चेयरमैन होते हैं, उन चेयरमैन की जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होती हैं, उसके अलावा जो इस पर्टिकुलर बॉडी के मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स हो गए या चेयरमैन हो गए, उनकी जो कंडीशंस होती हैं, उनकी जो सर्विसेज होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर एक हाई कोर्ट के जज की तरह देखने को मिल जाती हैं। जैसे हाई कोर्ट के जज को ट्रीट किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इनके मेंबर्स को ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो यहाँ पर एक अपील की गई थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यूपीएससी के कैंडिडेट ने यहाँ पर अपील की थी इसके अगेंस्ट में, सीसेट के पेपर के अगेंस्ट में। आप सपोज़ यहाँ पे इसके बाहर आगे अपील करनी हो तो ऊपर अपील करने के लिए कहाँ पे जा सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? कहोगे आप, हाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो अपील की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कैट से निकलता है मामला वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, वो सीधा आप हाई कोर्ट में अपील करोगे। पहले आपने हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ती है, उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग कैट। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने 2009 में इसी टॉपिक को लेकर एक प्रश्न पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या था, इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, आंसर मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मुझे आंसर बताने से पहले आप अटैम्प्ट करना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इसको सेटअप किया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो कैट के मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स में जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स आपको दोनों देखने को मिलेंगे। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो सरासर गलत है।
क्योंकि आपको पढ़ाया था कि जो कैट है इसको सेटअप किया गया है लाल बहादुर शास्त्री के प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में नहीं सेटअप किया गया, इनको राजीव गांधी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में सेटअप किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि इसमें जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जो पेड ग्रुप स्टार्ट किए हैं, आप उन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। उस पेड ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो फ्री वाले ग्रुप से क्या वो डिफरेंट है, और हिंदी मीडियम आपको पीडीएफ मिलेगा किस प्रकार से मिलेगा, वो सारी चीज़ों को लेकर मैं ऑलरेडी कल एक शाम को एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, वो वीडियो आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के नाम से मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन करके वो वीडियो मैंने अपलोड किया है, कल शाम को ही अपलोड किया है। तो चैनल पे जाओगे, इससे पहला वाला जो वीडियो है वो आपको वही वाला देखने को मिलेगा। उसमें सारी चीज़ आपको पेड ग्रुप के बारे में बताई गई हैं कि पेड ग्रुप पे एग्जैक्टली क्या क्या फ़ायदे हैं, वहाँ पे पीडीएफ्स और नोट्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट में, 499 रुपीज़ फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। आपने कोई दोबारा से रिन्यूअल नहीं करवाना है, दोबारा से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद दोबारा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। एक ही बार आपने पैसा खर्च करना है बस, और वो भी 499 रुपीज़। उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे, और उस ग्रुप में ऐड होने के लिए करना क्या है, आपको ये नंबर दिया गया है 8534873368। ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप पर, आपने क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आप मैसेज कर देना कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, आई वांट टू ज्वाइन, जो भी मैसेज करना है कर देना, बता देना। आपको वहाँ से एक मैसेज आएगा, आपको कुछ लिंक वगैरह दिया जाएगा जिसके बेसिस पर आप पेमेंट कर पाओगे, और पेमेंट करने के बाद में आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आप डिसीजन ले लेना। उससे पहले वो जो वीडियो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वाला, उसको प्लीज़ एक बार देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी दोस्तों लेक्चर में और आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है डेली बेसिस पर कि 5K प्लस लाइक्स का जो टारगेट है उसको अचीव करवा दिया करो, आज भी करवाना है। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे, और कुछ लोग की क्वेरीज़ मैं रिजॉल्व कर चुका हूँ, अभी भी कुछ लोग की क्वेरीज़ पड़ी हुई हैं। देखो यार, मैं इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं इंस्टाग्राम पे बार बार जाऊँ और देखूँ, बट जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा भी समय होता है मैं फटाफट जाके क्वेरीज़ का रिप्लाई करता हूँ। काफ़ी लोग के बहुत पुराने क्वेरीज़ पड़ी हैं, बट जो लोग दोबारा मैसेज कर देते हैं, मतलब जो नई नई क्वेरीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती चली जाती हैं, क्योंकि मैं ऊपर के मैसेज देख लेता हूँ। तो कोशिश करूँगा जैसे जैसे टाइम मुझे मिले मैं आपकी क्वेरीज़ के जो है वहाँ पर रिप्लाई कर सकूँ। ना दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हो। क्या डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है, आओ यहाँ पे समझते हैं। देखो, मेकादतु जो इशू है आपने सुना होगा इसके बारे में। जो मेकादतु डैम है ना, इसको ये बेसिकली एक विवाद है, एक इशू है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच का। तो इस डिस्प्यूट को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह बताऊंगा। लेकिन क्या था, ये अभी मामला डिस्कस होना था। अभी एक मीटिंग होने वाली है, कावेरी जो अथॉरिटी है ना, तो कावेरी नदी है, इसी को लेकर डिस्प्यूट है। अब हुआ क्या, इसकी मीटिंग होगी इस बॉडी को लेकर, जो एक पूरी बॉडी बनाई गई थी, उसकी मीटिंग होगी 16 जून को। लेकिन मेकादतु डैम का जो इशू है वो वहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, क्या क्या डिस्कस किया जाएगा कि भैया अभी बहुत जो मानसून है वो आया है, उसके अलावा रेनफॉल का क्या एग्जैक्ट पैटर्न रहने वाला है ना, कावेरी नदी का जो फ्लो है, जो नदी का फ्लो है, ये कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। जो मेन टॉपिक होगा मेकादतु वाला वो अभी डिस्कस नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पर एग्जैक्टली समझाया जा रहा है। तो बेसिकली उससे पहले आपको पता है कि कर्नाटका के अंदर में अभी कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। तो कांग्रेस के जीतने के बाद में आप कह सकते हो कि अभी रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर चुन लिए गए हैं। इवन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं DK शिव कुमार, वो भी यहाँ पर चुन लिए गए हैं। तो अभी इनका भी जो डिसीजन है वो एग्जैक्टली लेना बाकी है कि कैसे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच का ये मेकादतु इशू है, इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अभी कोई मैटर चर्चा में नहीं है, कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है जो परफेक्ट है यहाँ पर, जो कि आपने पढ़नी हो, एग्जाम में पूछी जाए। करना क्या, सीधा बैकग्राउंड पढ़ना कि मेकादतु डैम इशू एग्जैक्टली क्या है तमिलनाडु कर्नाटका के बीच का। आओ मैं आपको समझाता हूँ। ये जो डिस्प्यूट है ये वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है, पानी को लेकर। और पानी कौन सी नदी का, कावेरी नदी का। होता क्या है ना कि अगर आप लोकेशन देखोगे तो कर्नाटका ऊपर पड़ता है, कर्नाटका के नीचे तमिलनाडु पड़ता है। तो ऊपर कर्नाटका से यहाँ पे जो ये नदी है कावेरी नदी, वो बहती भी आती है, तमिलनाडु से गुजरती है। अब जब पानी ऊपर से नीचे की साइड में तमिलनाडु की साइड में फ़्लो हो रहा है, और ऊपर कर्नाटका अगर उस पानी को रोकेगा, उसके फ़्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो तमिलनाडु बार बार यहाँ पर ये जो कंसर्न है वो अपना उठाएगा
कि भैया पानी ऊपर रुक रहा है, पानी का प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उससे तमिलनाडु में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और जो बाकी सारी प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है ना। तो यही बेसिकली एक मैटर है। मैंने आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझाया है, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से थोड़ा डेप्थ में यहाँ पर समझाता हूँ। तो हुआ क्या है, आप इस वाले पिक्चर को देखो, यह है ऊपर कर्नाटका और नीचे आपको यहाँ पर एग्जैक्ट देखने को मिलेगा तमिलनाडु। ठीक है, ऊपर से ये जो नदी है कावेरी नदी वो बहती हुई आ रही है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? कावेरी नदी, कर्नाटका से निकली है। अब ये इस प्रकार से बहकर आकर तमिलनाडु से गुजरते हुए और इधर बे ऑफ बंगाल के अंदर में ये नदी गिर जाती है। अब होता क्या है कि यहीं पर ऊपर पर्टिकुलर वाले रीजन में एक मेकादतु डैम बना दिया गया है। ये आप देख पाओगे कहाँ पर, ये एग्जैक्ट आपको रेड कलर का डॉट देखने को मिलेगा, ये डैम बना दिया गया है। इस डैम की वजह से जो पानी है वो कर्नाटका ऊपर काफ़ी सारा पानी स्टोर कर सकता है, रख सकता है, बाकी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, जिससे पानी का जो फ्लो है वो ख़राब हो जाएगा। तमिलनाडु में उतना ज़्यादा पानी नहीं पहुंच पाएगा जितना पहुंचना चाहिए था। ठीक है, तो यही चीज़ ना कहीं तमिलनाडु ने उठाई है मुद्दा। और मैं आपको बता दूं ये डिस्प्यूट कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, 100 साल पुराना यहाँ पर डिस्प्यूट है। ये विवाद लंबे समय से चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब क्या है ना कि कर्नाटका से 3 मेजर सोर्सेज से जो पानी है वो निकलता है। ठीक है, जो फर्स्ट एंड सेकंड सोर्स आपको देखने को मिल जाएगा और थर्ड सोर्स देखने को मिल जाएगा, वो अलग अलग है। जैसे सेकंड सोर्स में जो पानी है वो काबिनी डैम से रिलीज़ होता है, थर्ड सोर्स में जो पानी है वो कृष्णा राजा सागर डैम से रिलीज़ होता है। तो अलग अलग डैम बनाए गए हैं, जिस डैम के माध्यम से जो कर्नाटका है वो पानी को आगे रिलीज़ करता है, तमिलनाडु तक वो पानी पहुंच पाता है। तो बोला जा रहा है सेकंड और थर्ड सोर्सेस में जो बात है ना, यहाँ पर जो मेन पानी है वो डायरेक्टली कर्नाटका के अंडर में है, कर्नाटका के कंट्रोल में है। ठीक है, वो वाटर तमिलनाडु को तभी दिया जाएगा जब कर्नाटका अच्छे से पानी को स्टोर कर पाएगा, अपने यूज़ के लिए पानी को इकट्ठा कर पाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, उसके बाद वो पानी को छोड़ता है आगे तमिलनाडु में। ये कौन सा सोर्स है? सेकंड और थर्ड सोर्स। एक और सोर्स है नंबर फर्स्ट वाला, पहला सोर्स। जो पहला वाला सोर्स है पानी का, उसमें कोई डैम वगैरह नहीं है, वहाँ से सीधा नेचुरली पानी फ्लो होता है और तमिलनाडु में पहुँचता है बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये देखा है कि कर्नाटका कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसी रणनीति बना रहा है कि जो पहला वाला सोर्स है जहाँ से पानी नेचुरली फ्लो हो रहा है, उस सोर्स पर भी क्या कर रहा है, एक डैम बना रहा है जिसका नाम है मेकादतु डैम। और मेकादतु डैम से जो एक मेन नेचुरल सोर्स बचा है जहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है, जहाँ से कोई पानी रोक नहीं सकता, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कर्नाटका पानी को स्टोर कर पाएगा, रोक पाएगा, जिससे पानी का फ्लो, क्योंकि मेजर 3 सोर्स हैं, 2 सोर्स तो ऑलरेडी बंद हैं जो कर्नाटका के कंट्रोल में है, एक बचा सोर्स है उसके ऊपर भी डैम बनाया जा रहा है। ये बात कहीं ना कहीं तमिलनाडु ने अपनी साइड से उठाई है कि अगर ऐसा होगा तो इससे कावेरी का जो पानी है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लग पाएंगे और कर्नाटका अपने कंट्रोल में सारा पानी ले पाएगा। ठीक है, अब आगे मामला बढ़ता है। उसके बाद में हमारी केंद्र सरकार ने बोला जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ना, ठीक है, जो मेकादतु डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को लेकर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अब ये कावेरी नदी का मामला है तो इसको लेकर एक बॉडी बना दी गई, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इस अथॉरिटी से पहले अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही मामला जाएगा आगे। अब हुआ क्या है, बहुत सारा जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, सारी रिपोर्ट तैयार करने के बाद में कर्नाटका ने जो है इस अथॉरिटी को थमा दी कि लो भैया ये सारी रिपोर्ट्स हैं और यहाँ पे अप्रूवल मांगने की कोशिश की है। बट ये जो डिस्कशन है अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका अपनी साइड से तो तैयार है लेकिन तमिलनाडु तैयार नहीं है। लेकिन अब तमिलनाडु तैयार नहीं है तो क्यों ये मामला आगे बढ़ेगा? ठीक है, मामला इसलिए नहीं आगे बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास में एक कानून है, आपको पता होगा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। अगर किसी 2 राज्यों के बीच में पानी को लेकर विवाद होता है तो उन दोनों राज्यों की सुनवाई की जाती है, ऊपर वाला स्टेट और लोअर स्टेट। अब जैसे यहाँ पे लोअर स्टेट में तमिलनाडु है और कोई अपर स्टेट है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका, अगर वो प्रोजेक्ट अपना लगा रहा है तो उसको पहले तमिलनाडु से अप्रूवल लेना होगा कि हाँ इस पानी के ऊपर मैं एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, डैम लगा रहा हूँ। और अगर नीचे वाला स्टेट अप्रूवल नहीं देता है तो वो आगे काम नहीं बढ़ाया जा सकता। ये खुद यहाँ पर हमारा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे बोला गया कि आपस में इनका कोई अप्रूवल हो नहीं रहा है, कर्नाटका तमिलनाडु इस मामले में साथ में मिलकर आ नहीं रहे हैं, तो इस वजह से अभी तक जो ये प्रोजेक्ट है इसका जो इशू है वो अभी भी बना हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। नाम है इसका मेकादतु। ये मल्टीपर्पज़ ड्रिंकिंग पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक डैम ऐसा जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट किया जाएगा, उसके अलावा पानी को और पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर ये प्रोजेक्ट एक बार तैयार हो जाता है ना, तो इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद होगा कि बेंगलुरु के अंदर में और बेंगलुरु के आसपास एरिया से, बेंगलुरु कर्नाटका में है ना, तो बेंगलुरु और बेंगलुरु के आसपास के जो नेबरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाया जा सके। ठीक है, प्रॉपर पानी दिया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। ये काम हो पाएगा अगर ये प्रोजेक्ट हो गया। इस प्रोजेक्ट को लेकर लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च रहा है कर्नाटका, लेकिन तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट के पूरी तरह से अगेंस्ट में है। क्यों है अगेंस्ट में? बस मेन मुद्दा वही है कि पानी का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, तमिलनाडु में पानी नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कह सकते हो कि और ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तमिलनाडु इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि उनका कहना यह है कि जो ये रिजर्वायर ये बना रहे हैं ना, ऊपर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये केवल ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं है। पीने के लिए तो पानी वो रखेंगे, उसके अलावा वो अपने आसपास के एरिया की सिंचाई भी करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं कावेरी वाटर डिस्प्यूट अवार्ड का क्लियर वायलेशन है। जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके वायलेशंस हैं, उनका हनन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये तमिलनाडु की साइड से उठाई जा रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में क्या क्या रीज़न है तमिलनाडु क्यों यहाँ पर इस मेकादतु प्रोजेक्ट को ओपोज कर रहा है, पहला रीज़न तमिलनाडु इसलिए ओपोज कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये बिना तमिलनाडु के मर्जी के बनाई जा रही है, क्योंकि तमिलनाडु एक लोअर स्टेट है, कर्नाटका इससे ऊपर है, अपेरियन स्टेट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उस अपर वाला स्टेट है ना, उससे एक उसको ना कहीं लोअर स्टेट से अप्रूवल लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पहली चीज़ ये। दूसरा, कर्नाटका के पास में ऐसे कोई अपने हक नहीं है कि वो कहीं पर भी रेजर्वॉयर बना सके एक इंटर स्टेट रिवर पर बिना किसी कंसेंट के। वही मामला जो मैंने आपको समझाया था, एक नदी दो राज्यों में बह रही है, एक राज्य ऊपर एक राज्य नीचे है, ऊपर वाला राज्य प्रोजेक्ट बना रहा है, तो बिना नीचे वाले राज्य के अप्रूवल के वो प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, उसकी भी हाँ लेनी पड़ेगी नीचे वाले राज्य की। बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर तमिलनाडु अगेंस्ट में है। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट आप कह सकते हो कि कुछ अलग अलग ट्राइब्यूनल के, कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उस ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है। कुछ ऑर्डर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है कि कोई भी एक राज्य जो है किसी एक नदी के ऊपर, जो नदी दो राज्यों से जा रही होगी, कोई एक राज्य उस नदी के ऊपर अपना क्लेम नहीं दे सकता, अपने हक नहीं यहाँ पर उस पर जता सकता। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे कर्नाटका कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो अलग अलग कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके खिलाफ भी यहाँ पर यह मैटर है। इस वजह से भी यहाँ पर जो तमिलनाडु है वो कहीं से कहीं तक यहाँ पर इस मेकादतु प्रोजेक्ट वाले इशू को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। समझ गए इस बात को? नाउ आगे आते हैं। अब हम लोग इतनी देर से कावेरी रिवर डिस्प्यूट पढ़ रहे हैं, ये आपसे एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है कावेरी रिवर डिस्प्यूट को लेकर, या मेकादतु डैम इशू को लेकर, या तमिलनाडु और कर्नाटका के इंटर वाटर स्टेट इशू को लेकर। तो आपने तीनों नाम से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा कावेरी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी को यहाँ पे हम लोग पोनी के नाम से जानते हैं, तमिल में यहाँ पर पोनी बोला जाता है। सदर्न इंडिया की चौथी लार्जेस्ट रिवर आपको देखने को मिलेगी कावेरी रिवर। काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है सदर्न इंडिया में। ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटका राज्य से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। कर्नाटका में भी खासकर जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं उस वाली पहाड़ियों से ये नदी निकल कर आती है, और वो बहते बहते कर्नाटका से तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु से यहाँ पर कुछ छोटी छोटी यहाँ पर इसकी जो नदियाँ हैं वो आगे पौंडीचेरी तक चली जाती हैं, और बे ऑफ बंगाल में जाकर ये नदी जो है गिर जाती है। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, याद आ रहा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम के लिए आपने ध्यान में रखनी है वो क्या है कि कावेरी नदी के ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पे देख पाओगे अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, उसके अलावा शिमसा, काबिनी और हरंगी। ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियों को लेकर क्वेश्चन बन जाता है। यूपीएससी ने ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरीज को लेकर सवाल पूछा था। ठीक है, अब ये पूरा डिस्प्यूट क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। खैर, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार यहाँ पे जो पानी का अलोकेशन है, इस नदी का पानी का अलोकेशन कि इतना पानी इसके पास जाएगा, इतना पानी इसके पास जाएगा, इस प्रकार से अलोकेशन पहले कर रखा है। बीच में इसको बदला भी था, कर्नाटक को थोड़ा ज़्यादा पानी भी दिया था। वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं जो एग्जाम में लिखनी है, इस वजह से मैंने उसको स्किप किया है। लेकिन एग्जैक्ट मैटर क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं फिर। ना दोस्तों, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है पाइप्ड पोर्टेबल वाटर अक्रॉस इंडिया विल अवर्ट 4 लाख डायरिया डेथ फाइंड्स WHO। हुआ क्या है इसको समझो। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी ने यहाँ पर क्या बोला कि इंडिया में जो पानी का सप्लाई है वो धीरे धीरे अच्छे लेवल पर किया जा रहा है। अब वो कैसे हो रहा है आपको पता होगा। हमारी केंद्र सरकार की एक स्कीम है जल जीवन मिशन करके। ठीक है, अब जल जीवन मिशन का मेन मकसद क्या है कि साल 2024 तक हर घर में, जो हमारे खासकर अब तो जल जीवन मिशन अर्बन भी आ चुका है, पहले रूरल था, पहले केवल गांव के लिए था, अब शहर के लिए भी आ चुका है। तो इस मिशन का मेन मकसद है कि साल 2024 तक हर एक के घर में
जो टैप का कनेक्शन है, टंकी का कनेक्शन है, पीने का पानी, एक अच्छा साफ़ सुथरा पीने का पानी जो है वो लोगों के घर में पहुंच सके। हर एक व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर्स के आसपास जो पानी है वो उनको दिया जाएगा। इस प्रकार की बात यहाँ पर इस मिशन के अंदर में की जा रही है। अब हुआ क्या, इस मिशन के तहत पीने योग्य पानी दिया जाएगा। और जो पोर्टेबल वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अब ये पॉट में रखने वाला पानी नहीं है, पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी, ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि सारा पानी पीने के योग्य नहीं है, पीने का पानी कुछ और ही है, ड्रिंकिंग वाटर अलग होगा जो साफ़ सुथरा होगा। तो यहाँ पर ये पाइप्ड पोर्टेबल वाटर जो सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत स्टार्ट किया है ना, वो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो मिशन है ये कहीं ना कहीं इंडिया में 4 लाख के आसपास डायरिया से होने वाली मौतों को बचा सकता है, अवॉइड कर सकता है। एवर्ट मतलब अवॉइड कर सकता है। तो आने वाले समय में 4 लाख लोग यहाँ पे बच सकते हैं डायरिया की डेथ की वजह से। उसके पीछे का रीज़न है जल जीवन मिशन। ऐसी बात खुद यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट से मेंशन की गई है। ठीक है, अब आप समझते हैं। तो केंद्र सरकार अगर जल जीवन मिशन को पूरी तरह से 2024 तक लागू करने में सक्सेसफुल हो जाती है, इनको सफलता मिलती है, तो इससे बहुत बड़ी जो कह सकते हो तारीफ है इंडिया की वो होने वाली है दुनिया भर में। इससे 4 लाख लोगों से ज़्यादा की जो मौतें हैं वो होने से बच जाएंगी खासकर। क्योंकि अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत गंदा पानी पी रहे हैं, वो पीने योग्य पानी नहीं है बट वो पी रहे हैं, मजबूरी है, जिसकी वजह से डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा जो डिसेबल पर्सनस हैं, है ना, उनको भी यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से बचाया जाएगा। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया के इस जल जीवन मिशन की वजह से इंडिया लगभग $101 बिलियन, $101 बिलियन का जो अमाउंट है वो बचा सकेगा, सेव कर सकेगा। उसके अलावा जो महिलाएं हैं वो महिलाओं का लगभग 66 मिलियन, ध्यान रखना 66.6 मिलियन आवर्स, इतने घंटे जो हैं वो हर दिन बचा करेंगे महिलाओं के। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको दूर जाना पड़ता है पानी निकालने के लिए, वेल से पानी लेना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे घर पर लेकर आना पड़ता है, उनका टाइम बहुत जाता है, उसमें उनका जो एनर्जी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो उनके जो इतने सारे घंटे लग जा रहे हैं पानी भर के लेकर आने में, वो जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि घर पे टंकी का कनेक्शन पहुंच जाएगा इस जल जीवन मिशन के माध्यम से, जो कि अभी पहुंच रहा है। और आप देख पाओगे करेंटली अभी जो ये पानी का कनेक्शन है ना, वो कई सारे राज्यों में पूरी तरह से पहुंच चुका है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, गोवा हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बाकी हमारी 3 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली और लास्ट पुडुचेरी। तो यहाँ पे 100% का कवरेज हो चुका है, 100%, यानी सभी जगह पर ये टंकी का कनेक्शन दे चुके हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लगभग 98.87% तक यहाँ पर पहुँच चुका है। बिहार में 96.30% तक जो काम है वो ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो आप इमेजिन करो बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम यहाँ पर एग्जैक्टली किया जा रहा है, जिसका मेन मकसद है एक अच्छा साफ़ सुथरा पीने का पानी लोगों को प्रोवाइड करवाना। समझ गए इस बात को? अब थोड़ा सा अपन को जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे इसकी फंडिंग का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें कब लॉन्च की गई थी स्कीम, क्योंकि आजकल योजनाओं को लेकर, मिशंस को लेकर, स्कीम्स को लेकर हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन रहे हैं। और इस बार भी हमने 2-3 क्वेश्चन देखे थे। तो क्या है आखिरकार जल जीवन मिशन? इस मिशन को साल 2019 में लॉन्च किया गया था। मेन मकसद क्या है कि साल 2024 तक हर एक व्यक्ति के घर में टंकी का कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, जिसमें 55 लीटर जो पानी है वो पर पर्सन के हिसाब से दिया जाएगा हर रोज़, और वो साफ़ सुथरा पीने योग्य पानी होगा। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में यहाँ पर ये आता है। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है इंश्योर करना कि एक जो पानी का सप्लाई सिस्टम है वो हमारा मजबूत हो सके, प्लस वाटर का कनेक्शन, एक अच्छी क्वालिटी का पानी सभी जगह पर हम लोग इसको प्रोवाइड करवा सकें। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई खासकर एग्जैक्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकें। उसके बाद इसका मेन पर्पज़ ये भी है जो गंदा पानी है उस गंदे पानी को ट्रीट किया जाए, ट्रीट करने के बाद में उस पानी को वापस से रीयूजेबल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब उस पानी को ऐसा बना दिया जाए जिससे कि वापस उसका यूज़ किया जा सके। नाउ जल जीवन मिशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के हैं, वही अगेन फीचर्स, वही सिमिलर फीचर्स जो अभी हमने डिस्कस किए थे। इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, कैसे इसको लागू किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो पानी समिति इस प्लान आपको देखने को मिल जाएंगे वो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो ये पानी समिति इस प्लान होंगे ना, यही इम्प्लीमेंट, मैनेज, ऑपरेट करने का काम करेंगे इस वाटर सप्लाई सिस्टम को गांव के अंदर में। इन समिति प्लान के अंदर में लगभग 10 से 15 मेंबर्स होंगे। 50% महिलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, महिला मेंबर्स होंगी। उसके अलावा कुछ मेंबर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी होंगे, आंगनवाड़ी टीचर्स होंगे, सब मिलकर यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने में काम करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामिनेशन में जल जीवन मिशन का फंडिंग पैटर्न पूछा गया है, कई सारे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर में। तो फंडिंग शेयर पैटर्न जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का है।
तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पहाड़ी इलाका है, हिमालयन स्टेट है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट समझ रहे हो ना, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, वो सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे जो पैसा का खर्चा है वो 90:10 के रेशियो में है, मतलब 90% सरकार पैसा खर्च करेगी और 10% वहाँ की राज्य सरकार। कोई हिमालयन स्टेट है, वहाँ की राज्य सरकार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ की राज्य सरकार, तो वहाँ की राज्य सरकारें केवल 10% खर्च करेंगे, बाकी 90% हमारी केंद्र सरकार खर्च करेगी। तो ये तो हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हो गया। बाकी जो हमारे नॉर्मल दूसरे राज्य हैं उसके लिए 50:50 का रेशियो है, यानी 50% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 50% हमारी बाकी राज्य की सरकार खर्च करेगी। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ की जब बात आती है तो यूनियन टेरिटरीज़ हमारी केंद्र सरकार के अंडर में है, तो वहाँ पे 100% जो पैसा खर्चा जाएगा वो केंद्र सरकार की साइड से खर्चा जाएगा। तो यह है हमारा फंडिंग पैटर्न। उसके अलावा जल जीवन मिशन का अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी, है ना। यहाँ पे मैंने सारी डिटेलिंग्स पढ़ाई थी, याद होगा कि गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, यहाँ पे 100% टैप की कनेक्टिविटी हो चुकी है। उसके अलावा पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा, उसके अलावा जो है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, यहाँ पर भी 100% टैप कनेक्शन हो चुका है, ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, यहाँ पे 90% से ज़्यादा जो है टैप का कनेक्शंस ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जा चुका है। उसके अलावा सबसे कम यहाँ पे जो कवरेज आपको देखने को मिलेगा, सबसे कम कवरेज यानी कि सबसे कम तरीके से यहाँ पर इस मिशन को जो लागू किया गया है वो है राजस्थान में। अभी तक केवल 24.87% ही यहाँ पर कवरेज हो पाया है। छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर, थर्ड नंबर झारखंड, और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश। यहाँ सभी जगह पर बहुत कम अभी यहाँ पर ये लागू हो पाया है ये वाला जल जीवन मिशन। और अभी तो खैर जल जीवन मिशन अर्बन भी आ चुका है। पहले हम केवल गांव वाले एरिया में इन टंकी कनेक्शंस को प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे थे, बट अभी यहाँ पर शहर वाले एरिया में भी प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है। समझ गए इस बात को? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों आते हैं बिजनेस पेज पर, देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। ये आर्टिकल दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ नई चीज़ें हैं जो कि आपने ज़रूर से पता होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छे लोग यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और माफ़ी चाहूँगा वीडियो लेट हो गया है दोस्तों, अभी भी वीडियो लेट हो गया है, 9:07 हो रहे हैं अभी जब मैं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वीडियो लेट हो गया, इस चक्कर में मैं आप लोगों से अब थोड़ा सा एक हेल्प चाहूँगा या आपका सपोर्ट चाहूँगा कि इस वाले आर्टिकल को ना अभी अलग से 15 मिनट चाहिए समझाने के लिए। तो यहाँ पे 15 मिनट देने के बजाय मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ जाकर देखना है। आपने 21 मई का वीडियो देखना है, ठीक है। क्या करना, 21 मई 2023 द हिंदू एनालिसिस बाय दीपक यादव डाल देना, आपको मेरा जो द हिंदू का वीडियो वो मिल जाएगा। जो थंबनेल लगा है वो सैटर्न के ऊपर लगा है कि सैटर्न बन गया सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह, इस प्रकार का थंबनेल लगा हुआ है ना। 40,000 के करीब लोग उसको देख चुके हैं। और उसमें करना क्या है, 21 मई का जब वीडियो ओपन करोगे ना, तो आपको टाइम भी बता रहा हूँ, 31 मिनट 14 सेकंड, 31 मिनट 14 सेकंड। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधा सर्च करो 31 मिनट 14वें सेकंड पर पहुँचो, आपका आर्टिकल आ जाएगा। वो आर्टिकल की हेडिंग है विल ऑल ओवरसीज स्पेंड्स कम अंडर टैक्स नेट, ठीक है। क्या जो बाहर अब कोई पैसा खर्चेगा क्या वो टैक्स के अंडर में आएगा? तो वो पूरा आर्टिकल मैंने आपको समझाया, टीसीएस क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है। प्लीज़ आप वहाँ पे विजिट करो और इस आर्टिकल को वहाँ से कवर करो। बिल्कुल सिमिलर है, एक पॉइंट भी अलग नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आगे आते हैं, वीडियो लेट ना हो रहा तो मैं दोबारा रिविजन करवा देता, लेकिन अब आप वहाँ से पढ़ सकते हो तो रिविजन की भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अपन एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन लेंगे। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। सॉरी, प्रीलिम्स का कह रहा हूँ, मेंस का क्वेश्चन। हर रोज़ मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन देता हूँ। आज का क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का क्वेश्चन ज़रूर से लिखना है क्योंकि ये यूपीएससी ने 2018 में पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज़ द साइन क्वा नॉन, यानी कि आवश्यक, इसका मतलब होता है एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि एक अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। आपको पता है ना, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि 2030 तक अपन को अचीव करने हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर आपने कमेंट करना है कि इंडिया ने किस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्रेस किया है इस अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी के मामले में, क्या प्रोग्रेस हमारी रही है, ठीक है। अब हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा जो एनर्जी है तक पहुँच सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अब इसमें आपके क्या विचार हैं, आपके क्या कमेंट हैं इस मामले में? इसको लेकर आपने 250 शब्दों में आंसर लिखना है।
और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी वहाँ पर जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को जो आप सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। नाउ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज सैटरडे है, सैटरडे में एडिटोरियल्स आते हैं बहुत ज़्यादा कम, और यहाँ पे फालतू के एडिटोरियल की डिस्कशन की जा रही है इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में। अब हम चल रहे हैं दुनिया से काफ़ी आगे। कल ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ये हमने इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल लिया था, याद आ रहा होगा। इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है डिटेल से कवर करवाए थे कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स और क्या क्या चैलेंजेस है, क्या रिलेशंस हैं। इवन आपको याद होगा कल का जो आपने मेंस का आंसर लिखा है ना, जो आपको आंसर राइटिंग करवाई है वो इसी टॉपिक के ऊपर करवाई है। तो यहाँ पे आज आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प यूएस की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा की जा रही है, अगेन आप इसको स्किप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल बेकार आर्टिकल है, ओडिशा के ट्रेन एक्सीडेंट्स को लेकर है। मतलब आर्टिकल बेकार का कहने का मतलब है ऑलरेडी हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं पहले, है ना। तो यहाँ पर अब दोबारा से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस ट्रेजेडी को लेकर भी यहाँ पे आपने कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। तो कोई अगर पढ़ रहा है तो फालतू मतलब टाइम वेस्ट ना करो बिल्कुल भी। बाकी आप न्यूज़पेपर देखोगे तो कुछ खास नहीं है। सेनगोल के बारे में अगेन कल ही डिस्कस किया था, है ना। सेनगोल को लेकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये किसका कोई यहाँ पर मैच ही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे कांग्रेस की चर्चा की जा रही है, बीजेपी की चर्चा की जा रही है, पॉलिटिक्स से भरे आर्टिकल हैं, शिवसेना की चर्चा की जा रही है, अलग अलग यहाँ पर जो इशूज़ है वो चर्चा की जा रही है। ये आपने खुद देख सकते हो, ये सब के सब यहाँ पर थोड़े से आर्टिकल ऐसे हैं जो कि हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं है। जो काम का था ये वाला स्पेशली, वो मैंने अलग से आपको बता दिया है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, आपसे बोला था कि आज गल्फ़ ऑफ ओमान को मैप में जाकर देख लेना। उसके पीछे का रीज़न है इंडिया, फ्रांस, यूएई जो है वो अभी गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर में एक अभ्यास कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। 7 जून 8 जून को यहाँ पर एक्सरसाइज चलने वाली है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो गल्फ़ ऑफ ओमान को अभी फिर से अच्छे से देखना है, मैप में नहीं देखा है तो, और फिर उसके बाद में नीचे कमेंट सेक्शन में उसकी लोकेशन जो है वो टाइप करनी है। बाकी अब आते हैं हम लोग फ्रंट पेज पर। एक छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पे, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जिनका नाम है वी आनंद नागेश्वरम। तो इनका कहना क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी भारत की इकोनॉमी, वो ग्रो करेगी आने वाले समय में। यह कल भी डिस्कस किया था, याद होगा कि आरबीआई ने क्या बोला है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये सब क्या है कल डिटेल से पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने बोला है कि जो इकोनॉमी है वो 6.5 से लेकर 7% तक ग्रो करने वाली है 2030 तक, बिना किसी रिफॉर्म्स के। और साथ ही साथ में उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी 7.2% के आसपास एस्टिमेटेड आपको देखने को मिलने वाली है कि इतनी ग्रोथ हमारी होने वाली है। तो भले ही हमारे जो पिछले 3-4 साल हैं वो काफ़ी बेकार रहे हो, कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी डाउन रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की इकोनॉमी आज के समय पर तेज़ी से रन कर रही है, वो यहाँ पर इनका कहना है। उसके अलावा कुछ नहीं है। लोग स्टेटमेंट दे देते हैं, वो स्टेटमेंट एग्जाम के लिए नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा सा, मैं आपको एक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आखिरकार होता कौन है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है ना, ये एक मेन पोस्ट होती है हमारी सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मेन पोस्ट होती है। और ये पोस्ट ना कहीं जो हमारी रैंक ऑफ सेक्रेटरी होते हैं उनके बराबर की होती है, बिल्कुल इतनी बड़ी पोस्ट होती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होते हैं, इनका मेन काम है सरकार को इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर अलग अलग एडवाइजरी जारी करना, एडवाइस देना, नाम से पता चल रहा है ना। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हमारे इकोनॉमिक डिवीज़न कहाँ पर आता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में, जो हमारा वित्त मंत्रालय होता है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो उसमें जो इकोनॉमिक वाला डिवीज़न होता है उसके हेड होते हैं ये। समझ गए इस बात को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का मेन रोल क्या होता है कि वो सरकार को अलग अलग इकोनॉमी के इश्यूज़ को लेकर अपने एडवाइस दे सकें, अपना यहाँ पर एडवाइस दे सकेंगे, तो खासकर यहाँ पर उनकी बातें सही लगेंगी तो सुनी जा सकेंगी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का एक मेन रोल और होता है, आपने देखा होगा बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल। तो इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रोड्यूस करता है, इकोनॉमिक सर्वे को हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र प्रोड्यूस करते हैं। एक बहुत मेन रोल होता है उनका इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में ये थोड़ा स्टैटिक डेटा ध्यान रखना, हमारे देश के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन थे, तो उनका नाम है, मतलब एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, जे अंजारिया, ठीक है। वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे और इन्होंने, मतलब जो जे अंजारिया जी हैं,
इन्होंने 1956 से लेकर 1961 तक इस चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के पद को संभाला था। उस समय पर हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनका समय चल रहा था, उनका टेन्योर चल रहा था। उन्हीं के प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में यहाँ पर ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का काम कर चुके थे। तो पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और आज के समय के कौन है 2023 के अंदर में, वो हैं यहाँ पर वी आनंद नागेश्वरन, जिनका पिक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ये पोस्ट कौन सी होती है ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ फटाफट प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि तीनों स्टेटमेंट्स में से बता दो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्या पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पहली रेगुलेटरी बोर्ड जो भारत सरकार ने सेटअप किया है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है कि जो PNGRB है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसका जो मेन टास्क है वो है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को हमारे गैस सेक्टर के लिए इंश्योर करना। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि PNGRB के अगेंस्ट में अगर कोई डिसीजन आता है तो उस डिसीजन को लेकर जो अपील है वो हमारे अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में की जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 सही है। ठीक है, नाउ दोस्तों इसके साथ में करते हैं अपन लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।